सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये है क्या, इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये वो है जो ये दिखाता है कि अकाउंट को सभी जगह एक जैसी स्वीकृति है, मतलब एक्सेप्टेंस है, मतलब हर जगह एक जैसा इसे बनाया जाता है। बोलने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, सब जगह इसे एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि जब इसे अकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया जाता है तो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ बताता है। इट इज़ रेयरली यूज्ड एज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग ट्रूथ, तो लोग अपने हिसाब से इसे मैनेज भी करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये वह रूल ऑफ एक्शन है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, different professional bodies like Australian Society of Accountants, the Institute of Chartered Accountant in Australia, the Institute of Chartered Accountant in England and Wales, the American Institute of Certified Public Accountants, etc., have made recommendations on accounting principles in the recent year. So this is what accounting principle is. Now there are some features for accounting principle. Feature number 1 is usefulness. यूजफुलनेस मीन्स उपयोगिता, मतलब जो अकाउंट्स है वो यूजफुलनेस होना चाहिए। अकाउंटिंग रूल में अपनी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए अपने रिकॉर्ड्स की, अपने रीडर्स के लिए, नहीं तो इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल के कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये यूजफुलनेस होना चाहिए, तभी तो इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट करेंगे। तो नंबर सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड फीचर्स है ऑब्जेक्टिविटी। सो सेकेंड फीचर्स इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए अगर अकाउंट में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नहीं तो लोग अगर इसे अपने हिसाब से अगर मैनेज करने लगेंगे, लोग इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगेंगे, तो ये मतलब ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा। तो उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक फीचर्स रहता है ऑब्जेक्टिविटी का। थर्ड वन इज़ फिजिबिलिटी। सो फिजिबिलिटी मतलब होने की संभावना या शक्यता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकेबल। उसमें यह देखना बहुत ज़रूरी है जो भी फैक्ट है वो फिजिबल है या नहीं। और देखा जाए तो असेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन काटकर उसकी वैल्यू दिखाते हैं। फ्लक्चुएशंस के हिसाब से असेट्स की मार्केट प्राइस भी नहीं लिखते। वैसे ये अनिवार्य नहीं है और पॉसिबल नहीं है कि हर बार हर असेट्स की मार्केट प्राइस निकाल कर डालें। वैसे ये सारे फीचर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पाए जाते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि हम सिर्फ वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जो ये तीनों फीचर्स को फुलफिल करते हो या सेटिस्फाइड करते हो। ओके, accounting principle is very comprehensive term described by various terms like concept, conventions, doctrines, assumptions, procedures, postulates, etc. According to Canadian Institute of Chartered Accountant, accounting principles are the body of doctrine commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices, as a guide for the selection of conventions or procedures where alternative exist. Accounting principles have been developed over the year from experience, reason, usage and necessity. They are judged on their general acceptability rather than universal acceptability to the users of the financial statement. Hence, they are called as generally accepted accounting principle. Okay, so accounting principle can be broadly classified into two categories, and that two categories is accounting concepts and accounting conventions. Okay, so accounting concepts and accounting conventions. So we will see accounting concepts, which is number one is entity concept, dual aspects concept, going concern concept, money measurement concept, cost attached concept, accounting period concept, then accrual concept, periodic matching of cost and revenue concept, realization concept, and 11th is verifiable objective evidence concept. And accounting conventions is disclosures, materiality, consistency and conservatism. So accounting concept number one, entity concept. So what is this entity concept?
एंटिटी कॉन्सेप्ट इज सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे या आप कोई थ्योरी पढ़ते हो या अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओके, सो द अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस इज क्रिएटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स। It may sound to be observed that one can sell goods to himself, but all transactions are recorded in the books of the business as per this point of view। मतलब अगर मैं आपको उदाहरण बताऊँ एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 1,00,000 रुपये लेकर आता हूँ मेरे बिजनेस में, ओके 1,00,000 रुपये मेरे बिजनेस में लेकर आते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है। तो 1,00,000 रुपये बिजनेस के पास आए तो बिजनेस के लिए ऐसा हो गया कि बिजनेस में 1,00,000 रुपये का लाइबिलिटी आया, इसीलिए कैपिटल आप देखोगे तो जो कैपिटल, अगर मेरा बिजनेस है मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ तो मेरा जो कैपिटल है ये आपको लाइबिलिटी साइड में दिखेगा जो मैं लेकर आया हूँ। सो क्योंकि कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, बिजनेसेस के लिए वो लाइबिलिटी है, तो उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ऊपर वैसे ही अगर मैं बिजनेसेस से कुछ पैसे निकालता हूँ फॉर माय पर्सनल यूज विच इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स, ओके, सो वो ड्राइंग्स भी मतलब दिया है, विड्रॉल हुआ है, मतलब जैसे मतलब वी कैन से सिमिलरली इफ द प्रोप्राइटर विड्रॉल 10,000 फ्रॉम द बिजनेस इट इज़ चार्ज टू हिम। ओके, सो ये एक सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग। ओके, सेकेंड वन इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी इसकी दो एंट्री होती है, ड्यूल एस्पेक्ट्स है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैज़ अ ड्यूल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई रोहन नाम का बंदा है, ठीक है, उसने 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसका 1,00,000 रुपये बिजनेस में आया। तो वही 1,00,000 रुपये अकाउंट्स में हम कैसे दिखाएंगे, अकाउंटिंग में हम कैसे दिखाएंगे कि 1,00,000 रुपये कैपिटल के नाम से लाइबिलिटी साइड में और 1,00,000 रुपये जो है वो एसेट साइड में भी हम दिखाएंगे कैश के नाम से कि कैश आया। तो संपत्ति यानी एसेट्स 1,00,000 की है, लेकिन कैपिटल यानी कर्जा भी 1,00,000 का है कंपनी के ऊपर। वही अगर आगे ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ते मतलब अभी समझ लीजिए बिल्डिंग जो है वो उधारी पे मिल गई, क्रेडिट में एक बिल्डिंग मिल गई, 50,000 रुपये की बिल्डिंग ले लिए क्रेडिट में, 30,000 रुपये बोरो कर लिए और कर्जा ला लिए कहीं से 30,000 रुपये, तो ये दोनों चीज़ें लाइबिलिटी में दिखेंगी। लाइबिलिटी में दिखेगा आपको, बिल्डिंग क्रेडिटर्स के नाम से दिखेंगी, या कुछ भी हमने उधारी में सामान लाए तो वो क्रेडिटर्स के नाम से दिखेगा। 50,000 रुपये का लिए तो 50,000, अगर 30,000 हमने उधारी लाए है तो वो एज अ लोन दिखेगा, लोन 30,000। इस तरीके से 1,50,000 और 30,000 ऐसा 1,80,000 आपका लाइबिलिटी में दिखेगा। ऑन द अदर साइड एसेट्स, जिसमें पहले कैश 1,00,000 रुपये दिख रही थी, सेकेंड ऑप्शन रहेगा एसेट्स में बिल्डिंग विच इज़ ऑफ ₹50,000, ठीक है। उसके बाद आपको लोन लिया है आपने 30,000 रुपये का, तो इधर कैश बढ़ी 30,000 रुपये से। तो इस तरीके से ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग। आई होप आपको दोनों भी पॉइंट्स समझ में आ गए। थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कंटिन्यूटी दर्शाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी दिखाता है। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस कंसर्न विल कंटिन्यू फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम unless and until it has entered into a state of liquidation, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी दिखाता है तब तक जब तक कंपनी पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। इट इज एज पर दिस assumption that the accountant does not take into account the forced sale values of assets while valuing them. Similarly, depreciation on assets is provided on the basis of expected lives of the assets rather than their market values, ठीक है। सो बोलने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूस चलने वाला है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी दिखाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है?
इट्स रिलेटेड विथ ओनली मनी ट्रांजैक्शंस, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं और इसमें मनी का मेजरमेंट होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मनी का मेजरमेंट इसमें होता है। जैसे आपकी बिल्डिंग है तो उसका मनी वैल्यू क्या है, उसका प्राइस यहाँ डाला जाता है। आपके पास और कोई एसेट्स होंगे तो उसकी मनी वैल्यू क्या है वो यहाँ पर डाला जाता है। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हुआ था। इन अकाउंटिंग एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी। Events or transactions which cannot be expressed in term of money are not recorded in the books of accounts। जो भी transactions पैसे की बात नहीं करता वो इसमें दिखाया नहीं जाता, even if they are very important or useful for the business। ठीक है। Purchase and sale of goods, payment of expenses and receipts of income are monetary transactions which find place in accounting। ठीक है। वैसे ही अगर किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, मैनेजर ने रेजिग्नेशन ले लिया, तो ऐसे इवेंट मनी एक्सप्रेस नहीं करते तो वो उसका हिसाब यहाँ नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। मतलब ये एक सेपरेट एंटिटी है, डबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट्स है, कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है। एंड फिफ्थ वन इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या, तो इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉस्ट की बातें होती है। जैसे दिस कंसेप्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रियलाइजेबल वैल्यू, द रिप्लेसमेंट वैल्यू और द रियल वर्थ ऑफ एन एसेट्स, दस एज पर कॉस्ट कंसेप्ट। नंबर वन, एन एसेट्स इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू अक्वायर, दैट इज इट्स कॉस्ट। ठीक है। एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। जैसे कि उदाहरण, if a plot of land is purchased for rupees 1 lakh, it is recorded in the book at 1 lakh, and even if it is market value at the time of preparation of final account is rupees 2 lakh या 60,000, it will not be considered। Thus the balance sheet on a particular date does not ordinarily indicate what the asset could be sold for। मतलब जो कॉस्ट है, जब हमने वो बिल्डिंग या जो लैंड खरीदी थी तब उसकी जो वैल्यू थी 1 लाख रुपए थी, तो हम अकाउंट्स बनाते समय उसका आज का मार्केट प्राइस क्या है ये नहीं निकालते, बढ़ गया है या घट गया है, हम सिर्फ कॉस्ट पकड़ते हैं। द कॉस्ट कंसेप्ट डज नॉट मीन दैट द असेट्स विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये भी नहीं है कि हम असेट्स में कॉस्ट ही शो करेंगे। इट ओनली मीन्स दैट कॉस्ट बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट्स। ये सिर्फ एक बेसिस बनेगा। दस द असेट्स रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस में सिस्टमेटिकली भी रिड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो पहले बार हम उसको कॉस्ट लेते हैं, अगले साल फिर हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे वैल्यू से, तो इसको सिर्फ बेसिस पकड़ा जाता है। दिस असेट्स अल्टीमेटली डिसअपियर फ्रॉम द बैलेंस शीट व्हेन दे हैव बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड। और कुछ समय बाद वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी क्योंकि फुल वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएंगी, फिर हम उसे शायद बेच भी दे सके स्क्रैप में। ठीक है। सो बोलने का मतलब है कि इसमें इट्स अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें इसको कॉस्ट गिनी जाती है। उसके बाद कॉस्ट अटैच कॉन्सेप्ट। अब ये कॉस्ट अटैच कॉन्सेप्ट क्या होती है? अभी कॉस्ट अटैच कॉन्सेप्ट मतलब इसमें अलग अलग कॉस्ट होती है। जैसे आपने इस मतलब बाकी के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल, तो ये सब होती है कॉस्ट। ये सब जो चीज़ें होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद लैंड की कॉस्ट उसमें ऐड कर लिए, उसके बाद लेबर की कॉस्ट उसमें ऐड कर लिए, तो दैट इज़ व्हाट कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट मर्ज कॉन्सेप्ट। इसको कॉस्ट मर्ज कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल इट इज़ नेसेसरी टू परचेज रॉ मटेरियल। कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश आर्टिकल, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। दिस कॉल्स फॉर द सर्विस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर देयर आर सेवरल अदर कॉस्ट लाइक लेबर कॉस्ट, पावर एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस भी लगते हैं, तो उसकी वैल्यू इसमें ऐड की जाती है। दैट इज कॉस्ट अटैच कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अब ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? सी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यानी जैसे कि अभी हमने देखा कि इट्स अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट्स कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यानी हमें ये देखने की भी बहुत ज़रूरत है कि हमारे कंपनी में हम
हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हम इसका इसीलिए इसका अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक समय एक पीरियड तय होना चाहिए, जो कि अभी तय है 12 मंथ 12 मंथ का एक पीरियड है, विच इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हम क्या करते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो इस बार का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 मार्च 2019 सॉरी 1 मार्च 2020 सॉरी 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो अभी अकाउंटिंग पीरियड 20 साल का ये 12 महीना पीरियड है। इसके पहले के 12 महीना पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब इसका एक पीरियड है जिससे हम सालों साल ये निकाल सकते हैं कि हमने पिछले साल क्या किया, हमने अच्छा परफॉर्म किया या हमने बुरा परफॉर्म किया, हमने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। ये एक हर पीरियड के बाद हम देख सकते हैं। हर पीरियड को देखने के बाद फिर हम उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी कंपनी का परफॉर्मेंस निकाला जाता है कि 3 महीने में कंपनी ने किस तरीके से एक्ट किया। तो वैसे तो एक्चुअल 12 महीने का एक 12 मंथ का पीरियड है, इसका अकाउंटिंग पीरियड है 12 मंथ। बट क्वार्टरली भी कंपनीज अपना एक्सपेंशन करने के लिए या परफॉर्मेंस देखने के लिए वो जनरली क्वार्टरली भी परफॉर्मेंस देखते हैं। ओके, so this is what accounting period concept. Next one is accrual concept. Now is what is this accrual concept? Accrual concept means the accrual system is a method whereby revenue and expenses are identified with specific period of time like month, half year or a year. It implies recording of revenue and expenses of the particular accounting period, whether particular accounting period whether they are received paid in cash or not. Under cash system of accounting, the revenue and expenses are recorded only if they are actually received paid in cash, irrespective of accounting period to the which they belong. But under accrual method, the revenue and expenses relating to that particular accounting period only are considered. मतलब accrual concept का मतलब क्या है कि साल भर में जो भी खरीदी बिक्री किए होंगे, सेल्स किए होंगे, परचेस किए होंगे और उसमें जो भी पैसे आए होंगे, पैसे नहीं आए होंगे, कुछ रिसीवेबल होंगे, कुछ अनरिसीव्ड होंगे, तो इसमें जो रिसीव्ड जब जिस साल में हुआ है उसको उसी साल में लिखना है। मतलब जो एक्सपेंसेस, जैसे अभी अगर आपका मार्च महीने का इलेक्ट्रिक का बिल है जिसको ऑब्वियसली हम पे करते हैं अप्रैल में, लेकिन उसको दिखाते वक्त पिछले साल के मार्च में ही दिखाना है, पिछले साल की मार्च में ही दिखाना है। सो दिस इज़ व्हाट अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मतलब वो जिस साल जो हुआ है, जिस साल कैश मिली है उसको उसी साल में दिखाएंगे, जिस साल वो एक्सपेंसेस हुआ है उसको उसी साल में दिखाएंगे। दैट इज़ व्हाट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन एक पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अब ये पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये है कि कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करते रहना, देखते रहना। जैसे दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा पिछला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेकिंग प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट कीप्स द प्रोप्राइटर एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो प्रोप्राइटर होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इसीलिए वो कैसे रहते हैं कि वो नए नए टेक्निक से मेज़र करते रहते हैं अपने प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करते रहते हैं। सो to ascertain the profit made during a period, it is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period. तो जो पैसे कमाए हैं और जो खर्चा किए हैं तो उसको मैच करते रहना बहुत ज़रूरी है, उसको देखते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा कि पैसे कमाए हैं या गंवाए हैं, प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। इनकम अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी मेजर ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड अर्न दैट रेवेन्यू। तो हम ये तभी कंपेयर कर पाएंगे जब हमने जो पैसे कमाए हैं तो हमने खर्चा क्या है उसके साथ कंपेयर कर पाएंगे तभी। ओके, तो अगर ऐसा कर पाते हैं तभी तो मतलब ऐसा इसको मैच करते तभी तो एडजस्टमेंट आती है बाहर। कभी हो जाता है कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता है, किसी एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट नहीं किया रहता है,
किसी एक्सपेंसेस को हमने पहले से पे कर दिया होता है, कुछ इनकम हमें मिलने की होती है, कुछ अर्न इनकम होती है, ठीक है। अर्न इनकम मतलब जो हमने अर्न तो कर ली लेकिन हमें मिली नहीं है। तो पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आगे हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो आई होप आपने 12th स्टैंडर्ड में भी एडजस्टमेंट्स पढ़ी होंगी, ऐसी जो मैंने अभी नाम लिया, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। सो ये पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जब करते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू को जब मैच किया जाता है कि पैसे कमाए नहीं कमाए या कितने लेना है कितने देना है, तभी जाके एडजस्टमेंट बनती है। सो दिस इज ऑल्सो द important concept of basic accounting concepts. Next one is realization concept. Realization concept क्या है कि according to this concept profit should be accounted for only when it is actually realized, मतलब सही में मिला है तब। Revenue is recognized only when sale is affected or services are rendered. Sale is considered to be made when the property in goods possessed to the buyers and he legally liable to pay. However, in order to recognize revenue, receipts of cash is not essential. Even credit sales results in realization as it creates a definite assets called accounts receivable. Okay, so realization concept मतलब वो सही में realize हुआ है तो उसे लिखना पड़ता है। Next one is verifiable objective evidence concept. अब objective evidence concept मतलब हम ये जो accounts करते हैं साल भर, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका एविडेंस होता है और उनका एविडेंस होना भी चाहिए। मतलब एविडेंस जो होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस बोल के। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट्स, करस्पॉन्डेंस वाउचर, बिल्स, पासबुक, चेकबुक एसेट्रा। Such supporting documents provide the basis for making accounting entries and the verification by the auditor later on. बाद में वेरिफिकेशन करने के लिए उसको बहुत काम में आता है, ऑडिटर्स के बहुत काम में आते हैं। दिस कंसेप्ट ऑल्सो हैड इट्स लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई इंटरनल अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो ये भी एक दिक्कत आती है उसमें। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, तो अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो एनटीडी कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल होता है, 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं, कंटिन्यूस चलता है, मनी का मेजरमेंट होता है, कॉस्ट को गिना जाता है, अटैच कॉस्ट को गिना जाता है, अकाउंटिंग पीरियड तय है। ओके, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जिस साल जो हुआ है उसी को उस साल लिखा जाता है। फिर प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच किया जाता है, जो एक्चुअली हुआ है उसको ही लिया जाता है, रियलाइजेशन। एंड वेरीफिएबल यानी जो ट्रांजैक्शंस हमने किए, मतलब जो स्टार्टिंग में हम बुक कीपिंग करते हैं और डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं तो उसमें हम सारी रिसिप्ट जमा करते जाते हैं। दैट रिसिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इनवॉइस रिसिप्ट इज द एविडेंस फॉर आवर अकाउंटिंग। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन? अकाउंटिंग कन्वेंशन पॉइंट नंबर 1, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन्स व्हाट? डिस्क्लोजर मतलब सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन सम्मेलन मतलब डिस्क्लोजर यानी हर चीज़ डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करना क्यों? क्योंकि जब आपकी कंपनी है, आप एक बड़ी कंपनी है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो आपकी कंपनी की सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज़ द ये नियम है कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। दिस मीन्स द अकाउंट मस्ट बी हॉनेस्टली प्रीपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो आपने अकाउंट्स बनाया है वो प्रॉपर बनाया है और उससे जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको आपने डिस्क्लोज भी करना है। द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू द प्रोप्राइटर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। यानी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देनी होती है, ओके। This convention is especially significant in case of big business like joint stock company where there is a divorce between the owners and the managers. अभी बड़ी जो कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक, इसमें ओनर अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट डायरेक्टर के हाथ में होता है और लोगों के हाथ में होता है, ऊपर उससे ऊपर और लोग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं, मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो मैनेजर्स होते हैं
जो कंपनी चला रहे उन लोगों को अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाकर उसे दिखाना होता है। इवन ये सारे जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स जैसी पेपर में या फिर और भी अलग साइट्स है लाइक moneycontrol.com, ऐसी जगहों पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगे किसी भी कंपनी के, क्योंकि यहाँ पर निवेशक लोग जो शेयर बाज़ार में जो लोग पैसा निवेश करते हैं वो जनरली यहाँ से कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ से वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा लगाते हैं। सो इसे डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। Therefore, the Indian Company Act 1956 not only require that the account of the company must give a true and fair view of the state and affairs of the company, but it has also prescribed the content and form of profit and loss accounts and balance sheet. Content भी डालना होता है. So this is what the disclosure. This is was the accounting disclosure. Next one is materiality. अब मटेरियलिटी मतलब क्या है कि मटेरियलिटी यानी जिस चीज़ का इम्पोर्टेंट है वो डालो, वो कन्फर्म डालो, ठीक है। द अकाउंटेंट शुड अटैच इंपॉर्टेंस टू मटेरियल डिटेल्स एंड इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको डालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ों की आवश्यकता है उसे डालना ही पड़ता है। इफ़ दिस इज़ नॉट डन अकाउंट विल बी ओवर बर्डन, क्योंकि देखो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी अगर आपने उसमें डाल दिए तो अकाउंट ओवर बर्डन हो जाएगा। As per the American Accounting Associations, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investors. ठीक है, अमेरिकन जो एसोसिएशन है, अकाउंटिंग एसोसिएशन है, उनके हिसाब से मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल चीज़ें उसको बोली जाती है जो निवेशक को यानी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में हेल्प करे। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालनी पड़ती है। उसके बाद है अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। अब ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूस, ठीक है। जैसा अभी हमने यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी टाइप का कंसिस्टेंसी होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब जो सालों साल सेम टू सेम चल रहे, जहाँ भी चेंजेस हो गए उसको इनकंसिस्टेंसी कहेंगे। जैसे अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन की दो टाइप से लगाया जाता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कभी आगे डेप्रिसिएशन रहेगा तो उसको क्लियर करेंगे हम क्या होती है दोनों मेथड। वैसे 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ाया जाता है, डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो अगर मैं एक मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ कोई भी, चाहे फिर वो स्ट्रेट लाइन हो या रिटर्न डाउन हो, उसी को मैं सालों साल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर सडनली 3-4 साल बाद मैं कहीं उसको चेंजेस कर देता हूँ तो दिस इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ओके, सो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी। एंड फोर्थ वन इज कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिव्स मतलब इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। As per this convention, all prospective losses are taken into consideration, but not all prospective profit. In other words, anticipated not profit but provide for all possible losses. However, this convention is being criticized on the ground that it goes not only against the convention of full disclosure but also against the concept of matching concept and revenues. कंजर्वेटिज्म में क्या है, इसका क्रिटिसिज्म्स किया जाता है क्योंकि ये पहले से ही सारे पॉसिबल लॉसेस के बारे में बताता है लेकिन पॉसिबल प्रॉफिट्स के बारे में नहीं बताता है। तो पॉसिबल लॉसेस के बारे में बताने से दिक्कतें आ सकती है। जैसे इट इनकरेजेस क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो the income statement show a lower net income and the balance sheet overstate the liability and understate the assets. The convention of convertism should be applied consciously so that the result reported are not distorted. ये बोला जाता है इसके बारे में। So that is what the accounting principle which is classified into two category. Number one is accounting concept, accounting conventions. I hope आपको आज का ये theory session भी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत जाती है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देखिए, नहीं समझा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।